नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स अक्टूबर 2023 की, और आज का वीडियो आधारित है अक्टूबर 2023 के अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन पर। अक्टूबर का इससे पहले एक वीडियो बनाया जा चुका है, जिसके अंदर हमने राष्ट्रीय परिदृश्य पर विस्तार पूर्वक बातचीत की है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जरूर जाकर के वो वीडियो देखें। उसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य के बाद अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों, साथ ही हमने इसके डिस्क्रिप्शन में चिपका रखा है आपके लिए कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक। और टेलीग्राम पे दोस्तों डेली बेसिस पर आपके लिए शेयर की जाती हैं द हिंदू और जो पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसका जो करंट अफेयर्स होता है वो हम हिंदी में आपके लिए कंपटीशन वॉर टेलीग्राम चैनल पर प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप लोग दोस्तों कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलना। जब टेलीग्राम पर आप कंपटीशन वॉर लिखेंगे तो इस तरह का एक लोगो बनकर आएगा, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही हम समय समय पर इस पे कुछ मोटिवेशनल पोस्ट जो है वो शेयर करते रहते हैं, जो कि आपकी तैयारी को और ज्यादा गति देने का काम करते हैं। और दोस्तों, मोटिवेशन होना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप लोग जानते हैं। अब दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अक्टूबर 2023 के अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत कौन सी ऐसी खबरें हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में जो कंटेंट है उसका आप इस्तेमाल दो जगह कर सकते हैं और दो एग्जाम्स के लिए। एक तो यूपीएससी का जो एग्जाम है हमारा, यूपीएससी सीएससी और भी अदर जो एग्जाम होते हैं उसके, और पीसीएस के मेंस का जीएस पेपर 2 जो होता है, वहां पर आप इसके कंटेंट का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही प्रीलिम्स के अंदर जो जीएस पोर्शन आता है उसके अंतरराष्ट्रीय संबंधों में और करंट अफेयर्स के अंदर इसका इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही मेंस वगैरह में जब आप कोई क्वेश्चन लिखिए तो यहाँ से जो न्यूज हैं, जो खबरें हैं, उसको पॉइंट आउट करेंगे तो आपको काफी अच्छे नंबर प्राप्त होने की संभावना बन जाएगी। तो दोस्तों आइए फटाफट से अक्टूबर की अंतरराष्ट्रीय खबरों से प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पहली न्यूज हमारे दक्षिणतम पड़ोसी देश से आई है, मालदीव से। और मालदीव की लोकेशन आपको दिखाए बिना इस न्यूज की चर्चा हम नहीं कर सकते। और मालदीव की लोकेशन आपको देखना चाहिए। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए हमने एक मैप लगा रखा है, मैप आप देख ही रहे हैं। और मैप के अंदर ये भारत का, ये अपना भारत है। और भारत के जब आप दक्षिणी हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मालदीव मिलेगा। ठीक है। मालदीव ये कोरल मूंगे के जो चट्टान होते हैं उससे बना हुआ एक द्वीप है हमारे दक्षिणतम हिस्से में। और मालदीव दोस्तों, एक फैक्ट की बात बताऊं तो यहाँ पर लक्षद्वीप है। यहाँ पर मैं जो एरिया पॉइंट आउट कर रहा हूं, यहाँ पे ये जो बिंदु लगा रहा हूं मैं, यहाँ पर भारत का एक आइलैंड है लक्षद्वीप। ठीक है। और भारत का वो केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो लक्षद्वीप में एक दक्षिण में आइलैंड है अमीन दीवी और मिनिकॉय। और मिनिकॉय मालदीव को 8 डिग्री चैनल के माध्यम से विभाजित करता है। तो 8 डिग्री चैनल ज्योग्राफी का एक अच्छा सवाल बन सकता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आइए अब सीधा आपका ध्यान आकर्षण कराते हैं मालदीव में राष्ट्रपति के नए जो है चुनावों को लेकर के। और यहाँ पर जो व्यक्ति दिख रहे हैं वो भी आपको इंपॉर्टेंट लगने लगेंगे जब हम न्यूज चर्चा करना शुरू कर देंगे। तो आइए बात करते हैं मालदीव में राष्ट्रपति चुनावों की। दोस्तों, मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी कि पीपीएम के उम्मीदवार मोहम्मद मोइजू ने जीत हासिल की है। तो ये जो शख्स आपको इमेज के अंदर दिख रहे हैं माला पहने हुए, जीत की बधाई पाते हुए, वो मोहम्मद मोइजू हैं, जो कि अब मालदीव के अंदर नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। दोस्तों, मोहम्मद मोइजू ने मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह को 53% मतों से हरा दिया है। ठीक है। 53% अधिक वोट हासिल किए मोहम्मद मोइजू ने अपेक्षाकृत राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह, जो कि निवर्तमान राष्ट्रपति है। अब इब्राहिम सोलिह रहे नहीं, मतलब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, सॉरी,
तो ऐसा मैं कोई दूसरे कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूं। तो राष्ट्रपति अब मोहम्मद मोइजू रहेंगे, ठीक है, इब्राहिम सोलिह की जगह। अब मोइजू के बारे में एक बहुत फेमस बात जानी जाती है मालदीव के अंदर, पूरी दुनिया जानती है कि मोहम्मद मोइजू को उनके चीन समर्थक रुख के लिए जाना जाता है। जो मोहम्मद मोइजू हैं, दोस्तों बताया जाता है कि मालदीव के अंदर दो ग्रुप्स हैं राजनीति में, दो बड़े ग्रुप जो सक्रिय हैं, उनमें एक मोहम्मद जो मोइजू हैं वो हमेशा चीन के समर्थन में बात करते हैं, और जो इब्राहिम सोलिह हैं वो हमेशा इंडिया के समर्थन में बात करते हैं और नीतियां बनाते हैं। तो फिलहाल मोइजू का टाइम आया है और चीन के लिए थोड़ा सा हाथ में लड्डू वाली बात हुई है। अब दोस्तों चीन कैसे मालदीव को अपने नजदीक लाता है, तो चीनी ऋणों ने मालदीव और चीन के बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंधों को जन्म दिया है। चीन जो कर्ज देता है, उसी कर्ज ने जो है मालदीव के साथ उसके संबंधों को अच्छा बनाया है, क्योंकि चीन भारी भरकम कर्ज देता है और सस्ते दरों पर देता है, और फिर बाद में ये छोटे देश, क्योंकि इनकी इतनी इनकम नहीं होती, तो ये ऋण जाल में चीन के आसानी से फंस जाते हैं। और चीन निवेश किन किन चीजों में करता है, तो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करता है चीन मालदीव के अंदर, और देश में अन्य जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो प्रोवाइड कराता है चीन। ठीक है दोस्तों, तो चीन इसलिए जो है मालदीव के लिए काफी ज्यादा घनिष्ठ है, खासकर मोइजू के कार्यकाल के अंदर। और हालांकि जो राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह हैं, ये जब आते हैं तो भारत का समर्थन जो है माना जाता है, भारतीय समर्थक माना जाता है इब्राहिम सोलिह को। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारे लिए मोहम्मद मोइजू का मालदीव के अंदर राष्ट्रपति बनना एक चिंता का विषय है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जो है चीन हिंद महासागर के अंदर अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज कर रहा है। लगातार वो श्रीलंका जैसे जगहों पर, श्रीलंका के एकदम साउदर्न पॉइंट पर, यहाँ पर एक श्रीलंका का पोर्ट है हम्बनटोटा, है ना, हम्बनटोटा पोर्ट को अभी फिलहाल चाइना ने ले लिया है लीज पर। कितने साल के लिए? 99 वर्ष के लिए। और 99 वर्ष के लिए जब से चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह को श्रीलंका के लिया है, कारण क्या रहा कि चीन ने श्रीलंका को कर्ज दे रखा था और श्रीलंका समय पर कर्ज चुका नहीं पाया, तो अब कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि उसे उस कर्ज के एवज में अपना एक पोर्ट ही देना पड़ा, जो कि हम्बनटोटा पोर्ट कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और स्ट्रेटेजिकल लोकेशन भी बहुत अच्छी है हम्बनटोटा बंदरगाह की। और दोस्तों मालदीव जो है, मालदीव की चर्चा इतनी ज्यादा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मालदीव एक ऐसे व्यापार जंक्शन पर पड़ता है, ये जो रेड लाइन में आपको ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें ये समझ में आएगा कि ये जो समुद्री रास्ते से अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, वो अधिकांश व्यापार का हिस्सा इन्हीं रूट से गुजरता है, और मालदीव और श्रीलंका समझिए कि एक जंक्शन पर स्थित है अंतरराष्ट्रीय व्यापार की। समझ रहे हैं? तो इसलिए मालदीव और श्रीलंका का भारत का समर्थक होना बहुत ज्यादा भारत के लिए राहत वाली बात होती है। लेकिन अगर जैसे ही कोई चीन समर्थक नेता इन दोनों देशों में राष्ट्राध्यक्ष बनता है, तो हमारे लिए चिंता की जो अलार्मिंग होती है वो बजनी शुरू हो जाती है। फिलहाल मोहम्मद मोइजू भले ही चीन समर्थक हो, लेकिन भारत मोहम्मद मोइजू से भी अच्छे संबंध को बनाए रखेगा। और दोस्तों मालदीव के बारे में एक मतलब इतनी शॉर्ट्स बातें और उसका इंपॉर्टेंट बताने के बाद छोटा सा थोड़ा सा मतलब बेसिक बातें हम कर लेते हैं। तो मालदीव गणराज्य जो है हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जो कि लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड और चागोस द्वीप समूह के बीच 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चैन है, जिसका फैलाव यहाँ पर मिनिकॉय आइलैंड बता दिया है। तो लक्षद्वीप जो है भारत का टापू है, उसके उत्तर दक्षिण में, यानी कि जो मालदीव है लक्षद्वीप के उत्तर दक्षिण इस सिरे में पड़ता है। ठीक है, मालदीव। तो इतनी जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक रहेगी। तो चलिए दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली न्यूज हमारी क्या है। और ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर दे रहा हूं, क्योंकि ये आईआर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण न्यूज आपके लिए बनकर आती है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ, और दूसरी न्यूज भी हमारी काफी महत्वपूर्ण है। तंजानिया अफ्रीका का एक देश है जो कि हिंद महासागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है,
वहां की राष्ट्रपति महोदया भारत के जो है दौरे पर रही, भारतीय राष्ट्रपति के निमंत्रण पर। और यहाँ पर तस्वीरें आपको स्पष्ट दिख सकती हैं कि एक तरफ भारतीय प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, और बीच में है तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन। तो इन्हीं की यात्रा हुई भारत में, उसी से संबंधित एक न्यूज है, उसकी आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो तंजानिया की दोस्तों पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलूहु हसन, जिनका 3 दिवसीय राजकीय यात्रा रहा भारत का। कब से कब तक? तो 8 से 10 अक्टूबर 2023 के बीच भारत की इन्होंने राजकीय यात्रा की। तो आपको ये खबर तो समझ में आ गई कि सामिया सुलूहु जो तंजानिया के राष्ट्रपति हैं, भारत की राजकीय यात्रा पर आई। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो तंजानिया का जंजीबार है, वहां पर भारत के आईआईटी मद्रास का एक कैंपस बनाया जा रहा है। समझ गए ना आपकी? तंजानिया के जंजीबार में आईआईटी मद्रास का एक कैंपस बनाया जा रहा है, जिसके लिए तंजानिया ने भारत की सराहना की है। और भारत के और तंजानिया के जो अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं, उनके लिहाज से ये आईआईटी स्थापित करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही दोस्तों इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इन दोनों में तंजानिया के शामिल होने का भारत ने स्वागत किया। तो याद रखिएगा, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, उसका अब तंजानिया मेंबर बन जाएगा। और दोस्तों इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आप जानते हैं, जो बड़ी बिल्ली प्रजाति के जो पशु हैं, जिनमें बाघ आप मुख्य रूप से देख सकते हैं, टाइगर्स, जिनके बचाए जाने की बात आजकल इंडिया में भी जोरों शोरों से चल रही है। अफ्रीका से भी हम लोग बाघों के कई जोड़े ला चुके हैं, जो कि एमपी के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर हमने उनको रखा हुआ भी है। तो बिग कैट अलायंस उनके लिए है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दोस्तों अभी G20 की जब भारत अध्यक्षता कर रहा था, अभी जो दिल्ली के अंदर G20 की मीटिंग हुई थी, उसका 18वां जो शिखर सम्मेलन हुआ, उसके अंदर भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने की एक पहल अभी अभी किया है, जिसका सदस्य बनना स्वीकार किया है तंजानिया ने। ठीक है, तो ये दोनों खबरें जो आईआईटी मद्रास वाली है और ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में तंजानिया के शामिल किए जाने की है, वो हमारे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब दोस्तों तीसरा जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट हमारे लिए इस न्यूज से ये निकल कर आ सकता है कि तंजानिया की राष्ट्रपति को दिल्ली का जो जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है, उसने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। किसको? तंजानिया की जो महिला राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहु हसन, उनको। अब दोस्तों जेएनयू द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित की जाने वाली ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ये सामिया सुलूहु हसन, जो कि तंजानिया की हैं। ठीक है, अब तंजानिया से संबंधित जो कुछ बेसिक जानकारी है वो भी आपको होनी चाहिए। तो तंजानिया की राजधानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डोडोमा है तंजानिया की राजधानी। तंजानिया की मुद्रा है तंजानियाई शिलिंग्स। और तंजानिया किस कॉन्टिनेंट में है? तो आप यहाँ पर मैप के अंदर ये देख पा रहे हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है तंजानिया। और तंजानिया की जनसंख्या 2021 के लिहाज से इतनी है, जो कि हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, जनसंख्या। ठीक है, अब तंजानिया को उनकी लोकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ग्रीन तंजानिया आपको दिख रहा है। तंजानिया के आसपास के देशों की लोकेशन, देशों कौन कौन से देश तंजानिया को टच करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तंजानिया के उत्तर पूर्व में केन्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। और तंजानिया के उत्तर में आपको रवांडा, बुरुंडी और युगांडा आपको दिख रहे हैं। युगांडा और तंजानिया के बीच में एक झील है। ठीक है, और इधर पूरब की तरफ जब आप पश्चिम की तरफ देखते हैं तंजानिया के, तो यहाँ पर एक झील और उसके बाद बुरुंडी की जो सीमाएं हैं तंजानिया से लग रही हैं। और तंजानिया की उत्तर पश्चिमी सीमे पर, आप दक्षिण पश्चिमी सीमे पर अगर देखेंगे तो आपको जाम्बिया यहाँ पर तंजानिया के साथ स्थलीय सीमाएं बनाते हुए दिख जाएगा। साथ ही दक्षिणतम हिस्से में तंजानिया के मोजाम्बिक जो एक देश है अफ्रीका का, वह तंजानिया के साथ अपनी सीमाएं साझा कर रहा है। और पूर्व में आप देख रहे हैं कि एक बड़ा हिस्सा इंडियन ओशन में तंजानिया का खुल जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पड़ता है तंजानिया देश। तो ये लोकेशन आपको आपसे पूछी जाती रहती है, तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रूप से ये इंपॉर्टेंट चीजें याद होनी चाहिए।
तो तंजानिया को भी आई होप आपको बहुत अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको बताया और आपको समझ में भी मेरे ख्याल से जरूर आया होगा। तो आइए चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। अब दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वनडे एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी 2024 में भी और 28 में भी ओलंपिक गेम्स होने हैं। तो इनको लेकर के एक खबर बहुत अच्छी बन रही थी कि 5 नए गेम शामिल किए गए हैं ओलंपिक खेलों के अंदर, और ओलंपिक खेल जो 2028 में होना है उसी में 5 नए खेल शामिल किए गए हैं। तो आइए इन 5 नए खेलों के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो 5 नए खेलों को शामिल किए जाने की मंजूरी कब की गई? 2023 के अंदर 13 अक्टूबर को। अब मंजूरी किसने दी है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो कार्यकारी बोर्ड है उसने मंजूरी दी है। और नए खेल कौन कौन से हैं, यही हमारे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से वो नए खेल हैं जो कि 5 नए खेल हैं ओलंपिक गेम्स के अंदर शामिल किए गए हैं। तो ये कौन कौन से खेल हैं याद रखिएगा। पहला है बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल, दूसरा है फ्लाइंग फुटबॉल, तीसरा है स्क्वैश, चौथा है लैक्रोस और पांचवा है क्रिकेट। तो अब याद रखिएगा कि अब क्रिकेट को भी ओलंपिक्स के अंदर खेला जाएगा, ठीक है। और 2028 में दोस्तों जो ओलंपिक खेल होगा वह कहां होगा? तो लॉस एंजलिस में। और लॉस एंजलिस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कहां पे है। तो लेकिन यहां पर मैं एक चीज और बता दूं कि लॉस एंजलिस कहां पे है, ये संकेत आपको जरूर मिल जाएगा इसी डिस्कशन के अंदर। मैं सीधा सीधा लॉस एंजलिस किस कंट्री में है वो मैं आपको अभी जस्ट 1 मिनट के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं कि ओलंपिक में क्रिकेट को कब शामिल किया गया। तो क्रिकेट पहली बार कब खेला गया? 1900 में जो ओलंपिक गेम हुआ उसमें क्रिकेट पहली बार खेला गया था। इसमें मात्र 2 टीमों ने उस समय 1900 ईस्वी में हिस्सा लिया था। तो इस ओलंपिक में जो 1900 में हुआ उसमें ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा करके क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो ब्रिटेन जीता था, याद रहे आप लोगों को। अब नई जानकारी क्या है? तो नई जानकारी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वें सत्र की बैठक हुई। कहां पर? 16 से 17 अक्टूबर 2023 को मुंबई के अंदर, ठीक है। 2023 में मुंबई के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वें सत्र की बैठक आयोजित की गई और इसी बैठक के दौरान इन 5 खेलों को ओलंपिक्स में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया। अब दोस्तों 33वें ओलंपिक की बात करें तो 33वां ओलंपिक 2024 में होना है। कहां? फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 33वें ओलंपिक खेल कहां होंगे? तो 2024 के अंदर खेले जाएंगे पेरिस में, ठीक है। और 34वां ओलंपिक कब होगा? तो 34वां ओलंपिक दोस्तों होगा 2028 में। और कहां? अमेरिका में। और अमेरिका में कहां? लॉस एंजलिस में। मैंने बताया था ना कि 1 मिनट के अंदर ही आपको बताने वाला हूं कि किस देश में है लॉस एंजलिस, ठीक है। तो ये न्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है। तो आप लोग ये न्यूज बिल्कुल स्किप मत करना, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज हमारी और भी अधिक इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो वैश्विक भूख सूचकांक है वो जारी किया गया 2023 का। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसको मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि यूपीएससी के अंदर इससे सवाल आने की पूरी संभावना रहती है। और यूपीपीसीएस जैसे जो स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार रैंक ही पूछ लेता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंकिंग थी। तो इस तरह के सवाल आपके लिए यहां से बनने की संभावना है। तो आइए देख लेते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के संबंध में हम क्या कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों 2 संस्थाएं हैं, वर्ल्ड वाइड कंसर्न वर्ल्ड वाइड इसको बोलते हैं, और दूसरी है वेल्थुंगर हेल्थ। तो वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, या फिर इसको बोल सकते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। तो इन दोनों संस्थाओं का नाम वर्ल्ड वाइड, जिसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड बोलते हैं, और दूसरा नाम है वेल्थुंगर हेल्थ। ये दोनों नाम आपको याद रखने, इन्हीं दोनों संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है
वैश्विक भूखमरी सूचकांक, जिसको हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी बोलते हैं। तो 2023 के सूचकांक के अंदर दोस्तों भारत 125 देशों में से अब 111वें स्थान पर है। ठीक है, तो भारत 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन से स्थान पर है? तो 111वें स्थान पर। और पूरे देशों की गणना कितने की गई? 125 देशों की। अब दोस्तों यह जो स्थिति है वो भारत में भूखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने लायक है। 111वें स्थान पर है, मतलब 125 से कितने ही नीचे हैं हम लोग। तो लगभग 125 के करीब है हम लोग। 10-11 अंक और बढ़ जाए बस बात खत्म। तो भारत में भूखमरी का कैसा स्तर है? एक गंभीर स्तर है, यानी कि खाद्य सुरक्षा पूरी तरह से अपने देश में सुनिश्चित नहीं हो पाई है। ये चीज ये इंडेक्स दर्शाती है। अब दोस्तों ये जो रैंकिंग है उसको लेकर के भारत सरकार ने क्या कहा है कि भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुरा बताने की इस रैंकिंग के माध्यम से कोशिश की गई है। इसलिए भारत सरकार ने इस रिपोर्ट में मेंशन की हुई चीजों को नहीं माना है, ऐसे पॉइंट्स का विरोध किया है, क्योंकि भारत सरकार ये कहती है कि हम कोरोना के पीरियड से ही अपने देश में लगातार फ्री राशन हम लोग बांट रहे हैं। हमारा पीडीएस सिस्टम इतना बढ़िया है। सरकार गरीबों के पोषण को सुनिश्चित करने के लिए नई नई योजनाएं ला रही हैं। पूरे जो अखिल भारतीय स्तर पर ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें कोई भी भूखा हमारे यहाँ नहीं सोता। तो हमारी स्थिति को आखिर इतना नीचे करके क्यों दिखाया गया है? ऐसा पॉइंट किसका है? भारत सरकार का। ठीक है, हालांकि इस इंडेक्स में चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। और ये पॉइंट मुझे इसलिए बताना जरूरी लगा कि आखिर हम इतने ज्यादा पीछे तो नहीं है हंगर इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो अब दोस्तों इस इंडेक्स में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति आपको हास्यास्पद लगेगी। सोचिए, पाकिस्तान इतना गरीब देश 102वें नंबर पर है। बांग्लादेश और भी ज्यादा हमसे अमीर है, 81वें नंबर पर। नेपाल 69वें पे है। श्रीलंका 60वें नंबर पर है। जो कि इन सभी देशों की स्थिति क्या है? भारत से बेहतर स्थिति यहां पर दिखाई जा रही है। जबकि यहां पर भारत की जनसंख्या के अनुपात में बात करें तो यहां पर भारत की जनसंख्या का लगभग चौथाई हिस्सा ही रहता होगा, है ना। उसके बावजूद इनकी स्थिति भारत से इतनी बेहतर क्यों दिखाई गई है? तो यही ऑब्जेक्शन है इंडिया का। इंडिया को फिलहाल अपने जो सिचुएशन है, वो अपना जो रैंक है उसको लेकर के प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आंकड़े जो है भारत सरकार नहीं मानती। अब भारत का 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो जीएचआई स्कोर होता है वो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो कितना है? 28.7 है जीएचआई स्कोर इंडिया का। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की जो गणना होती है वो भूख की गंभीरता को दर्शाते हुए 100 पॉइंट्स के पैमाने पर रखी जाती है। ठीक है, कुल 100 पॉइंट्स के पैमाने पर यह गणना रखी जाती है। और इसमें जो जीरो के जितना नजदीक होता है उसका स्कोर उतना ही बेहतर माना जाता है। यानी कि उसके यहाँ उतनी ही कम भूखमरी है जितना हम जीरो से नजदीक हैं। यानी कि अगर 81 है मान लीजिए, तो ये जीरो से नजदीक है कंपेयर देन 111 के। ठीक है, तो हमसे अगर हम बांग्लादेश की स्थिति की तुलना करें तो 81वें नंबर पर बांग्लादेश है और हम हैं 111वें नंबर पर है। तो बांग्लादेश की स्थिति भुखमरी के मामले में हमसे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और सबसे खराब 100 के जितना आप नजदीक रहेंगे सबसे खराब स्कोर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब दोस्तों जीएचआई एक क्या है? उपकरण है, एक टूल है जिसके अंदर क्या होता है? वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए डिजाइन इसको किया गया है। साथ ही दोस्तों जो समय के साथ भूख के कई आयामों को ये जो हंगर इंडेक्स है वो प्रदर्शित करती है। तो आई होप इतना आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में समझ में आया होगा। तो चलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, थोड़ा और डिटेल समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मापने का कोई मापदंड तो होता ही होगा, पैमाना तो होता ही होगा। तो आइए अब उन मापदंडों की और पैमानों की बात हम लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मापदंड, जो संकेतकों की बात मैं कर रहा था, वही यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी के एग्जाम में हमसे वही पूछता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक देश के जीएचआई स्कोर की गणना एक सूत्र के आधार पर की जाती है।
जो 4 संकेतकों को जोड़ता है, जो कि भूख की बहुआयामी प्रकृति को रेखांकित करते हैं। अब ये 4 संकेतक हैं कौन कौन से? तो पहला है अल्पपोषण, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, चौथा है शिशु मृत्यु दर। तो इन चारों आंकड़ों के आधार पर ही निकाली जाती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब इन चारों आंकड़ों की डिटेलिंग की बात करें, चारों आधारों की, तो अल्प पोषण का मतलब क्या होता है कि जनसंख्या का वह हिस्सा जिसका कैलोरी सेवन क्या है, अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट कैलोरी वो कंज्यूम करते हैं, तो वो क्या होते हैं, अल्प पोषित होते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग का क्या मतलब है? तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित आंकड़ों की हिस्सेदारी उनकी उम्र के अनुसार कम है। समझ गए ना आप? और वो जो कि एक दीर्घकालिक कुपोषण की स्थिति को दर्शाता है। तो चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब ये होता है। अब चाइल्ड वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? तो 5 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों की हिस्सेदारी जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुसार कम है। ये क्या है? गंभीर कुपोषण की स्थिति को दर्शाता है। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब क्या होता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे जो जिनका वजन जो है उनकी लंबाई के अनुसार बहुत कम है, यानी कि लंबे ज्यादा हैं, वजन उनका बहुत कम है। तो ये क्या है? एक सीवियर कुपोषण की स्थिति को दर्शाता है। और चौथा इंडिकेटर है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो इस पर बात करें तो दोस्तों शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की हिस्सेदारी। ठीक है, यानी कि कोई शिशु पैदा हुआ और उसने अपना 5वां जन्मदिन, 5वां बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, उसके पहले ही वो उसकी डेथ हो गई। किस कारण? अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण की वजह से उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो ये क्या है? गंभीर स्थिति को दर्शाता है। तो आई होप ये चारों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इसको मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की। आइए इससे जुड़े कुछ और चीजें जानते हैं। तो जीएचआई स्कोर 2023 के अंदर इस रिपोर्ट के अनुसार बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, बेलारूस आप जानते हैं कि ये यूरोपीय कंट्रीज की बात चल रही है, जो कि रशिया के नजदीक है। बेलारूस यूक्रेन के जस्ट जो उत्तर में देश पड़ता है बेलारूस ही है। अभी आप रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का नाम आपने खूब सुना होगा। तो ये बेलारूस के ही जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं। ठीक है, बोस्निया हर्जेगोविना ये दक्षिणी यूरोप के अंदर पड़ते हैं ये देश। चिली आप जानते हैं कि दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में पड़ता है चिली देश। चीन की लोकेशन आपको बताने की जरूरत नहीं, आप चीन को अच्छे तरह से जानते हैं। इन देशों में यानी कि बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली और चीन की जो रैंकिंग है वो शीर्ष रैंकिंग है इन देशों में। ठीक है, यानी कि ये पोषण की स्थिति इनके यहाँ सबसे बेहतर है, यानी कि भूखमरी का जो स्तर है वो इन देशों में काफी निम्न है। यमन आप जानते हैं, खाड़ी कंट्री यमन। मेडागास्कर कहां? अभी हम तंजानिया की बात कर रहे हैं, तो तंजानिया के जस्ट बगल में हिंद महासागर के अंदर आपको मेडागास्कर दिखा। मध्य अफ्रीकी गणराज्य सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, वहां जो अफ्रीका के बिल्कुल मध्य में अफ्रीका महाद्वीप के अंदर देश है। ये देशों की स्थिति इस सूचकांक के अंदर सबसे क्या है? सबसे लोवेस्ट सिचुएशन इनकी है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। लास्ट में हम बता देते हैं कि 2022 के अंदर, ये 2021 का आंकड़ा है जब 125 देशों में भारत की स्थिति 111वें नंबर पर है। अभी 2022 में अगर इसके आंकड़ों की बात करें तो 121 देशों की गणना की गई थी, जिसमें 107वें नंबर पर भारत को रखा गया था। तो 125 देश अब की बार 2023 के अंदर शामिल हैं, जिसमें भारत को 111वां नंबर प्राप्त हुआ है। और 2022 के अंदर 121 देशों में भारत को 107वां नंबर प्राप्त हुआ था इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर, यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक के अंदर। तो आई होप दोस्तों वैश्विक भूखमरी सूचकांक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए आइए दूसरी न्यूज की तरफ हम बढ़ चलते हैं। और दूसरी न्यूज यानी कि दूसरी क्या हमारी लास्ट न्यूज है। लास्ट न्यूज हमारी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां से आप लिख लीजिए, अगर मैप से कोई सवाल आता है, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, कहीं से किसी भी एग्जाम में अगर मैप से कोई सवाल पूछा जाता है तो इस बार यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट रहा है इजराइल और हमास का संघर्ष। तो इजराइल और हमास के संघर्ष को समझने से पहले
हम सबसे पहले लोकेशन क्लियर करेंगे कि आखिर इजराइल कहाँ है और हमास क्यों लड़ रहा है, हमास आखिर क्या चीज है। तो ये चीज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। और हिस्ट्री में थोड़ा सा पहले से ही बता दूं कि ये जो आज इजराइल है, 1948 में इजराइल एक देश बना। इससे पहले फिलिस्तीन नाम का देश यहाँ पर अस्तित्व में था। उसके बाद धीरे 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 इजराइल एक ऐसी चीज बनी, मान लीजिए एक जाइंट है इजराइल, जो धीरे धीरे जो है फिलिस्तीन को खा गए, यानी कि फिलिस्तीन की भूमि को जो है हथिया लिया। ऐसा वर्ड एज ए इंडियन तो सूट नहीं करता, लेकिन हकीकत यही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको पूरा इजराइल ही दिखेगा, कहीं भी आपको फिलिस्तीन जो है वो वर्ल्ड मैप पर आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब कहानी थोड़ी सी पहले अभी जो करंट लोकेशन है, करंट सिनारियो है, उसको हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल दोस्तों वर्ल्ड मैप को जब आप देखेंगे तो भूमध्य सागर आपको दिखेगा। भूमध्य सागर के जब आप पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक छोटा सा पट्टी नुमा देश दिखेगा, जिसको कहते हैं दोस्तों इजराइल। और इजराइल के जब आसपास के बॉर्डर कंट्रीज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर में लेबनान नाम का एक देश जिससे सीमाएं साझा करता है इजराइल। उत्तर पूर्व में सीरिया नाम का एक देश है, काफी खूंखार, क्योंकि लड़ाई यहाँ चलती ही रहती है, आप जानती हैं। सीरिया उत्तर पूर्व में, और जॉर्डन नाम का देश इसके जो पूर्व में है, काफी बड़ी सीमा साझा करता है जॉर्डन पूर्व में और दक्षिण में। दक्षिण में और पूर्व में काफी बड़ी, यानी कि दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व तक जॉर्डन ही इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जबकि इजराइल और जॉर्डन के बीच सिर्फ एक छोटा सा सी का पार्ट आता है जिसको डेथ सी बोलते हैं, यानी कि मृत सागर बोलते हैं। अब अगर दक्षिणी हिस्से की बात करें इजराइल के, तो इजराइल गल्फ ऑफ अकाबा में लाल सागर के अंदर खुलता है, और गल्फ ऑफ अकाबा में इसकी सीमाएं दक्षिण की तरफ लाल सागर से लगती हैं। और अब दक्षिण पश्चिम की बात करें, और पश्चिम में तो मेडिटेरियन सी आपको पूरा अच्छे से दिख रहा है, भूमध्य सागर। ठीक है, यहाँ पर भूमध्य सागर आपको ये दिख रहा है। और यहाँ पर आपको हमने लेबनान दिखा दिया, फिर हमने सीरिया की बात कर ली, फिर हमने जॉर्डन की विस्तार पूर्वक बात की, हमने गल्फ ऑफ अकाबा की बात की, और अब इजिप्ट की बात कर लेते हैं, इजिप्ट यानी कि मिस्र की। तो आपको दक्षिण पश्चिम के अंदर ये पूरा जो सीमा है वो इजिप्ट की ही लगती है, किसके साथ? इजराइल के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको लोकेशन क्लियर हो गई। आइए करंट सिनारियो की बात करते हैं, उसके बाद जो है एक वीडियो जो कि दृष्टि आईएएस के जो संस्थापक हैं विकास विकीर्ति सर, उनका इजराइल और फिलिस्तीन की जो कहानी है उस पर एक बहुत ही विस्तारित वीडियो है। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दे रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से देखिए। 2-3 घंटे का वीडियो है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इजराइल और हमास का संघर्ष क्यों हो रहा है, आखिर फिलिस्तीन क्या है, ये सारी कहानी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और इजराइल का जो 1967 में जो 7 दिन के ही अंदर इसने 6-7 देशों को एक साथ ही हरा दिया था, पूरे अरब वर्ल्ड के लिए ये एक सिरदर्द बन गया था, और अभी भी है। पूरी कहानी आपको विकास विकीर्ति सर के वीडियो में अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए पहले हम करंट सिनारियो को समझ लेते हैं। तो दोस्तों इजराइल हमास संघर्ष चल रहा है, अभी युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच। तो अक्टूबर 2023 के अंदर अब युद्ध की शुरुआत कैसे होती है वो देख लेते हैं। तो अक्टूबर 2023 के अंदर यरूशलेम स्थित एक मस्जिद है अल अक्सा। यरूशलेम याद रखिएगा इजराइल के अंदर ही एक स्थान है जहां पर एक मस्जिद है अल अक्सा। यहाँ पर इजराइल द्वारा इस मस्जिद को अपवित्र करने के लिए, अपवित्र मतलब ऐसा हमास ने एलिगेशन लगाया कि इस अल अक्सा मस्जिद को जो यरूशलेम में इजराइल के अंदर स्थित है, इसको इजराइल ने अपवित्र किया, इसीलिए हम बदला ले रहे हैं। तो हमास ने इसी बदले की कार्रवाई करते हुए, हमास क्या है यहाँ पर पहले ही लिख दिया कि फिलिस्तीन का एक आतंकी संगठन है। तो हमास ने क्या किया, अचानक इजराइल के शहरों पर हजारों रॉकेट एक साथ ही दाग दिए। तो शुक्र हो कि इजराइल के अंदर एक डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है आयरन डोम, आपने सुना होगा। उसने कई रॉकेट को इंटरसेप्ट करके रास्ते में ही खत्म कर दिया, अदरवाइज इजराइल में काफी बड़ा नुकसान इन रॉकेट्स के थ्रू
हो जाता। लेकिन फिर भी जो कैजुअलिटीज हुई उनके बारे में बात करें तो ये जो रॉकेट हमला हुआ हमास का, उसमें इजराइल का एक शहर जिसके मेयर की डेथ हुई और वहां के 150 अन्य लोग भी इस हमास के रॉकेट हमले के अंदर मारे गए। अब दोस्तों, हमास के लड़ाकों ने इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक और कार्रवाई कर दी। इजराइल के सीमावर्ती शहरों में घुसकर उसने 50 लोगों को बंधक बना लिया, जिसमें अनेक विदेशी लोग भी शामिल थे। और जब वो एयर ड्रॉप करके पैराशूट के थ्रू आए थे, हमास के लड़ाके इजराइल के जो सीमावर्ती एक इलाका था जहां कुछ लोग पार्टी वगैरह कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे विदेशी लोग थे, तो उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वो भी आपने देखा ही होगा। तो नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे आप जाकर के उस वीडियो को देखेंगे तो आपको मतलब वो उस टाइम का दृश्य समझ में आ जाएगा, जहां वो गोलियां चल रही हैं, मार रहे हैं, एयर ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो चीजें आपको समझ आएंगी। अब क्या हुआ, अब इसके बदले में इजराइल ने क्या किया, तो इजरायली पीएम नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, आप जानते हैं कि इजराइल में करंटली पीएम है, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई और उसी बैठक के अंदर जो है हमास के साथ इजराइल के युद्ध की घोषणा जो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं उन्होंने घोषणा कर दी कि अब हम ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर करते हैं हमास के साथ में। उसके बाद फिर भाई साहब जो जो हमास के ठिकानों पर इजराइल ने हवाई हमले किए और लैंड के थ्रू जाकर के जो मारा है ना, उसका आप कई टीवी चैनलों में आपने सुना ही होगा। फिलहाल हमारे लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट होता है, बस मैं उतनी ही चर्चा करूंगा। बाकी आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए तमाम न्यूज चैनल्स वगैरह तो है ही हैं। और आपको पहले ही मैं बता देता हूं, जो मैं आपको वीडियो सजेस्ट कर रहा हूं, दृष्टि के संस्थापक जो विकास देवी कीर्तिशन है, उस वीडियो को अगर आप बहुत पेशेंस के साथ 2-2.5 घंटे 3 घंटे समझेंगे तो आपको इजराइल और फिलिस्तीन हमास ये जो लड़ाई है पूरी, उसका जो मतलब एकदम निचोड़ आपको समझ में आने वाला है। तो हाँ, जब इजराइल ने वॉर घोषित कर दिया हमास के खिलाफ, तो अब क्या हुआ, तो हमास ने जो ये कार्रवाई की, यहाँ पर 2 टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ये आप लोग जरूर याद कर लेना, प्रीलिम्स में आपसे कहीं न कहीं पूछ लेगा। तो हमास ने जो हमले की कार्रवाई की उसको क्या नाम दिया, तो उसने कहा कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। हमास ने इजराइल में जो किया उसको एक ऑपरेशन का नाम हमास देता है, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। और जब इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है हमास के ऊपर, तो इजराइल भी एक नाम देता है अपने ऑपरेशन को, क्या नाम देता है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ठीक है, तो इजराइल के ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, हमास के लड़ाकों ने जो इस कार्रवाई को नाम दिया वो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड था। ये दोनों नाम आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग याद रखना। और दोस्तों, अब क्या है कि अब थोड़ी सी और कहानी जान लेते हैं। यहां पर ये मैप आपको बहुत कुछ बताने वाला है। पिछला मैप आपको कुछ बताया इजराइल का, लेकिन ये मैप भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएगा। तो आइए देख लेते हैं क्या है। वेस्ट बैंक और गाजा को फिलिस्तीनी क्षेत्र कहा जाता है। वेस्ट बैंक क्या है, तो वेस्ट बैंक, ये जो रेड डॉट है यहां पर, ये जो रेड वाला, ये वाला स्थान जो आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पर देखिए लिखा है वेस्ट बैंक। तो ये जो रेड वाला पूरा हिस्सा है ना, यहां दूसरा पेन ले लेते हैं, ये जो रेड वाला ये वाला हिस्सा है, ये वेस्ट बैंक है। ठीक है, इसको फिलिस्तीन का हिस्सा माना जाता है, जो फिलिस्तीन देश था जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। और गाजा, ये यहां पर आपको दिख रहा है ना, गाजा, गाजा, ये है गाजा स्ट्रिप इसको बोलते हैं। ये रेड पॉइंट यहां पर आपको दिख रहा है, ये जो सर्कल के अंदर मैंने डाल दिया, तो ये है गाजा स्ट्रिप और ये है वेस्ट बैंक का क्षेत्र। इसको क्या माना जाता है, इस फलस्तीन का क्षेत्र माना जाता है, जो पहले इस क्षेत्रफल पर, इस भूभाग पर एक देश था फिलिस्तीन। ठीक है, अब इतनी बात आपको आई होप जो है समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा हिस्ट्री की बात करूं तो दोस्तों, रोमन एम्परर था, आप लोग जानते हैं, रोमन एम्परर के टाइम पे पूर्वी यरूशलेम और इजराइल को मिला करके इस सारे इलाके को 20वीं सदी के मध्य तक फिलिस्तीन ही कहा जाता था। किसको किसको मिला करके,
इजराइल पूर्वी यरूशलेम को मिलाकर के ये जो पूरा इलाका था, ये जो पूरा इलाका है उसको क्या कहा जाता था दोस्तों? फिलिस्तीन कहा जाता था। ठीक है, अब एक और पॉइंट आपको बता देता हूं कि बाइबल में इसी क्षेत्र को यहूदी साम्राज्य की गद्दी भी बताया गया है। तो कई लोग इसे यहूदियों की प्राचीन भूमि भी मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बात ये समझ में आई होगी कि रोमन टाइम पे और से लेकर के 20वीं सदी तक इस इलाके को क्या कहा जाता था? फलस्तीन कहा जाता था। अब बाइबल के अंदर इसी इलाके को यहूदी साम्राज्य की राजगद्दी बता दिया गया, यानी कि यहूदियों की प्राचीन भूमि बता दिया। यहां पर आप ये चीज समझते रहना। तो फिर क्या हुआ कि जब वहां पर ये यहूदियों को यूरोप के अंदर वर्ल्ड वार के टाइम पे जब हिटलर ने मारना शुरू किया था, तो यहूदी यूरोप से आकर के इसी हिस्से में बसे थे। ठीक है, इसी हिस्से में इनको यूरोपीय जो दादा थे उनके द्वारा बसाया गया था। तो यहूदी यहां आ गए। फिलिस्तीनी पहले से ही थे, जो मेजर पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी। ठीक है, तो इसी भूमि को लेकर के इनके बीच विवाद हो गया और हमास ने जो हमला किया वो फिलिस्तीन जो है उसका समर्थक एक गुट है, लड़ाकों का गुट है। वो कहता है कि इजराइल यानी यहूदियों को ये फिलिस्तीन की भूमि छोड़ देनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि इजराइल में जो यहूदी हैं, यहूदी पूरे वर्ल्ड में है अभी, तो पूरे वर्ल्ड में, और यहूदियों का आप दिमाग जानते हैं, यहूदियों के पास बहुत होता है और वो टेक्नोलॉजी के मामले में आज इतने स्ट्रांग हैं कि इजराइल जो है अपना रक्षा निर्यात बहुत बेहतर करता है और छोटी से छोटी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो इजराइल ही बनाता है। ठीक है, तो इजराइल इस लिहाज से काफी जो है स्ट्रांग कंट्री है। इसीलिए इन लोगों का जो है ये कॉन्फ्लिक्ट मैंने आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। मैं जानता हूं इतना पर्याप्त नहीं है, इसीलिए मैं वो वीडियो विकास देवकीर्ति सर वाला वो वीडियो आपको बार बार बता रहा हूं कि इस लिंक, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं पहले ही दे दिया हूं। अब इजराइल का गठन कब हुआ? 1948 में। हालांकि जो देश इजराइल को मान्यता नहीं देते वे इसे अब भी फिलिस्तीन ही बुलाते हैं। जो इजराइल है उसको अभी भी फिलिस्तीन ही कहते हैं, वो देश जो इजराइल को एक कंट्री के तौर पे कंसीडर नहीं करते, खासकर मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तक की चीजें जो इजराइल और हमास का जो संघर्ष है उसको मैंने बहुत ही समराइज वे में बताने की आपको कोशिश की। और हालांकि आपको इसके लिए विकास देवकीर्ति सर का वीडियो जरूर देखना होगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का डिस्कशन था अब इतना ही। और आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको जरूर ज्वाइन कर लें। और अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है वो इकोनॉमिक सिनेरियो पे आएगा, आर्थिक परिदृश्य पर आएगा। अक्टूबर 2023 का जो हम वीडियो अभी इसके जस्ट बाद लेके आने वाले हैं उसका आर्थिक परिदृश्य पर अक्टूबर के हम बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो किसी भी तरह से अच्छा लग रहा हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर मतलब बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन को हिट कर दें जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।